हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड थ्योरी का जो सीरीज चला रहे हैं सुपर 25, उसका आज चौथा दिन है। ठीक है, इससे पहले इसका 3 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो आइए इस सीरीज को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित हर अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आइए प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताऊंगा, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस जो सीरीज में क्वेश्चन होते हैं, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने, जो सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर से मिक्स होते हैं। तो आइए शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज का जो सीरीज में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक इसका हम पीछे वाला वीडियो में पार्ट 3 तक में सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका भी हम प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया ऑलिस्कोप का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि ऑलिस्कोप का प्रयोग हम किस लिए नहीं करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है पीक सिग्नल वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है वेव का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम फ्रीक्वेंसी, पीक सिग्नल वोल्टेज और वेव का आकार दर्शाने के लिए हम ऑलिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 26 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है डिप्लीशन मोड पर मॉसफेट क्या काम करता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और 4 ऑप्शन का आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है केवल पॉजिटिव गेट वोल्टेज पर काम करता है, दूसरा ऑप्शन है केवल निगेटिव गेट वोल्टेज पर काम करता है, तीसरा ऑप्शन है ओमिक क्षेत्र पर काम नहीं कर सकता है, और चौथा ऑप्शन है पॉजिटिव एवं निगेटिव गेट वोल्टेज दोनों पर काम करता है। तो राइट ऑप्शन हालांकि इसका डी के साथ हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है MOSFET का फुल फॉर्म जो होगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। 27 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया SCR क्या है। SCR का जो फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। वही पूछा गया आपसे कि यह किस प्रकार का युक्ति होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यूनि डायरेक्शनल, दूसरा ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल, तीसरा ऑप्शन है 4 डायरेक्शनल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 28 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। SCR जो होता है यूनि डायरेक्शनल, यानी कि एक स्विच वाला युक्ति की भांति होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 28 का ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गए हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया जेफेट क्या होता है, यानी कि JFET जो होता है वो क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन एक करंट नियंत्रित उपकरण होता है, दूसरा ऑप्शन है इनका इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है, तीसरा ऑप्शन है इनका वोल्टेज नियंत्रित उपकरण होता है, और चौथा ऑप्शन है हमेशा फॉरवर्ड बायस पर काम करता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 29 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। जेफेट होता है वो एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है जेफेट का। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है उपयुक्त उपकरण में से बाइपोलर डिवाइस क्या है। तो बाइपोलर डिवाइस क्या है ये आपसे पूछा गया है। इसमें मैंने जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा बाइपोलर डिवाइस का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है IGBT, दूसरा ऑप्शन है GTO, तीसरा ऑप्शन है ये भी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि IGBT का जो फुल फॉर्म होता है
इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है। वही बाईपोलर डिवाइस पूछा है, तो बाईपोलर डिवाइस जो होता है IGBT होता है। राइट ऑप्शन 30वां का हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है एंड गेट का आउटपुट लो डॉट डॉट होगा, यानी कि एंड गेट जो होता है उसका आउटपुट कब लो होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पूरे समय के लिए, दूसरा ऑप्शन है यदि इनपुट लो होगा तब होता है, और तीसरा ऑप्शन है यदि इनपुट बहुत ज़्यादा होगा तब होता है, और चौथा ऑप्शन है यदि सारे इनपुट हाई होंगे। तो हम जानते हैं कि एंड गेट में आउटपुट कब लो होता है, जब उसका इनपुट लो होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 31 का बी के साथ चूज करेंगे, क्योंकि एंड गेट में जो होता है बूलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी होगा। तो अगर यहाँ पर इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट भी लो होगा, अगर आउटपुट लो होगा तो इनपुट भी लो होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है सार्वजनिक इमारत ऑफिस में आमतौर पर कौन सा वायरिंग सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वायरिंग से। यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्लीट वायरिंग, दूसरा ऑप्शन है केसिंग कैपिंग वायरिंग, तीसरा ऑप्शन है CTS वायरिंग, और चौथा ऑप्शन है कॉन्ड्यूक्ट वायरिंग। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सार्वजनिक इमारत और ऑफिस में आजकल जो आमतौर पर प्रयोग किया जाता है वो कंड्यूक्ट वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। और यह वायरिंग जो होता है दीवार के अंदर खांचा बनाया जाता है, वाल कटिंग किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है। और यह सबसे लोकप्रिय, सुंदर, मजबूत और आजकल सबसे आम प्रकार की यह वायरिंग हो गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 32 का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको बताना होगा, क्योंकि हमारे सीरीज में एक क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं। अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है DC मोटर में आर्मेचर करंट की दिशा क्या होती है, यानी कि DC मोटर में जो आर्मेचर होता है उस आर्मेचर में करंट की दिशा क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन नीचे में है आपको। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वही जो जनरेटेड EMF में होता है वही होता है, दूसरा ऑप्शन है जनरेटेड EMF के विपरीत दिशा में होता है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि देख पा रहे होंगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर यह आर्मेचर EMF की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि DC मोटर का जो आर्मेचर करंट की दिशा होती है वो जनरेटेड EMF के विपरीत दिशा में होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है DC मशीन का इंड्यूस EMF किसके समानुपाती होता है। तो DC मशीन में जो इंड्यूस EMF होता है वह किसके समानुपाती होता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है केवल फील्ड फ्लक्स के, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर की गति से, तीसरा ऑप्शन है कंडक्टर से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो DC मोटर में जो इंड्यूस EMF होता है ये सभी पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 35 का डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है DC मशीन का योग किस चीज़ से बना होता है। योग को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे योग, बॉडी, फ्रेम, सब एक ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे छोटी मशीन के लिए पूछा जाएगा तो कास्ट आयरन होगा, ठीक है। अगर बड़ी मशीन के लिए पूछा जाता तो यहाँ पर कास्ट स्टील होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक ही ऑप्शन है इसलिए यहाँ पर छोटी बड़ी नहीं दिया हुआ है। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, तो छोटा या बड़ा करके कोई ऑप्शन में रहेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि DC मशीन का योग जो होता है किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का। और किसके लिए होता है यह कास्ट आयरन, तो छोटी मशीन के लिए। बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील ध्यान में रखें। बाकी ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है एक अलग से उद्दीप्त DC जनरेटर का फीड किससे जुड़ा होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर के आर पार जुड़ा होता है, तीसरा ऑप्शन है
बाहरी सोर्स से जुड़ा होता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 37 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। डीसी जनरेटर का जो फील्ड जो जुड़ा होता है बाहरी सप्लाई के सोर्स से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम 37 का सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है एक डीसी मोटर की गति बढ़ने पर क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कोई डीसी मोटर है, अगर उसका स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या परिवर्तन होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा लेकिन लाइन करंट घट जाता है। दूसरा ऑप्शन है बैक ईएमएफ घट जाता है किंतु लाइन करंट बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है बैक ईएमएफ और लाइन करंट दोनों बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन है बैक ईएमएफ और लाइन करंट दोनों घट जाता है। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 38 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। डीसी मोटर का जब स्पीड बढ़ेगा तो उसका बैक ईएमएफ भी बढ़ता है लेकिन लाइन करंट जो है घट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईबी समानुपाती जो होता है एन इंटू फ्लक्स होता है। यानी कि अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो लाइन करंट का मान घट जाएगा। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर हम ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है वो बड़ी डीसी मोटर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, आखिर क्यों। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है संभव है कि मोटर अलग चलना शुरू कर दे। दूसरा ऑप्शन है शुरुआत में बल कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है संभव है कि मोटर शुरू ना हो। और चौथा ऑप्शन है शुरुआत का करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 39 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जो DOL स्टार्टर होता है वो बड़ी डीसी मशीन चलाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि डीसी मोटर के लिए जो शुरुआत में करंट जो है बहुत ज़्यादा चाहता है और इसका उपयोग हम धारा को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। किसका? DOL स्टार्टर का। तो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। शुरुआत में करंट बहुत ज़्यादा होगा डीसी मोटर का, इसलिए इसका उपयोग हम वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 39 का डी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है एक डीसी मोटर का परिक्रमण की दिशा को हम कैसे पता लगाते हैं। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एम्पियर्स लॉ के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और चौथा ऑप्शन है लेंज लॉ। तो डीसी मोटर का जो घूमने की दिशा को हम पता लगाते हैं वो राइट ऑप्शन जो है लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा लगाते हैं। मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल। तो राइट ऑप्शन अभी हम 40 का बी के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप जानते होंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और 41 में पूछा गया है फुल लोड रेंज में भी कौन सा डीसी मोटर का गति जो है स्थिर होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सीरीज मोटर का। दूसरा ऑप्शन है शंट मोटर का। तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड कम्युलेटिव का। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 41 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन में जो है शंट मोटर है और शंट मोटर का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं जहाँ पर जो है एक समान गति प्रदान करना हो और वहाँ पर लोड के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोड बढ़ेगा तो भी उसका गति जो है स्थिर रहता है, क्योंकि इस मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है। लोड बढ़ने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जैसे कि ग्राइंडर में, ब्लोअर में, ड्रिल मशीन में। तो यहाँ पर स्थिर गति के लिए यह उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 41 का बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एसी को डीसी में बदलने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलने के लिए। तीसरा ऑप्शन है डीसी वोल्टेज बढ़ाने अथवा घटाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है एसी वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 42 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है एसी वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चूज की, इसे आप जानते होंगे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान ए बी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे 43 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा चीज़ भरा जाता है, ठीक है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सिलिका जेल का।
दूसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तीसरा ऑप्शन है SF6 का और चौथा ऑप्शन है मिनरल ऑयल का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो भरा जाता है वो सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और शुष्क सिलिका जेल का रंग जो होता है नीला होता है और नमी सोखने के बाद हल्का सफ़ेद या गुलाबी हो जाता है। इसका फार्मूला जो होता है रासायनिक सूत्र SiO2 होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट ऑप्शन अभी हम 43 का ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है इनमें से क्या है जो ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है करंट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर जो नहीं चेंज करता है, बदलता है, वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सबसे एक आम तरीका कौन सा है। तो पावर ट्रांसफार्मर का ठंडा करने का कई विधि है जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन सबसे सरल तरीका और आम तरीका कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नेचुरल एयर कूलिंग, दूसरा ऑप्शन है एयर ब्लास्ट कूलिंग और तीसरा ऑप्शन है ऑयल कूलिंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सबसे जो आम तरीका यानी कि सरल तरीका जो होता है ऑयल कूलिंग मेथड होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है ये आपसे पूछा गया है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आंतरिक दोष से बचाने का कार्य करता है, ये तो रिले काम करता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है तांबे और कोर दोनों को घटाने के लिए किया जाता है, तो ये तो नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कंजर्वेटर का कार्य आपसे पूछा गया। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करने का कार्य करता है, तो ये कुछ हद तक सही है। और चौथा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर में तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखता है और वातावरण में तापमान को बदलता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है डी के साथ चला जाएगा। जो कंजर्वेटर होता है छोटा ऑयल टैंक होता है जिस आधा स्तर पर भरा होता है। ठीक है, जब गर्म के मारे तेल फैलता है तो मेन टैंक का भी कुछ तेल इसमें चला जाता है, इसलिए इसको विस्तार का अनुमति भी देता है और तापमान को कम करने में भी मदद करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 47 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर वोल्टेज नियंत्रण को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है E2 माइनस V2 बटा V2, दूसरा ऑप्शन है E2 माइनस V2 बटा E2, तीसरा ऑप्शन है V2 माइनस E2 बटा V2 और चौथा ऑप्शन है V2 माइनस E2 बटा E2। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज नियंत्रण के लिए जो दर्शाया जाता है वो E2 माइनस V2 बटा E2। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है सामान्य परिचालन व्यवस्था में कौन सा ट्रांसफार्मर का सहायक को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है CT, दूसरा ऑप्शन है PT, तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रूमेंट और चौथा ऑप्शन है पावर ट्रांसफार्मर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 48 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, CT का फुल फॉर्म जो होता है करंट ट्रांसफार्मर होता है और यह जो होता है स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। इसे सीरीज में जोड़ा जाता है और इसका सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो वही आपसे पूछा गया शॉर्ट सर्किट किसको किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 48 का ए के साथ चूज करेंगे। बाकी PT का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। PT जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है और इसका भी उपयोग हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं, जबकि CT का उपयोग हम करंट मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 48 का ए के साथ चूज की। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है इनमें से कौन सा उपकरण तत्कालिक मूल्य जब विद्युत मात्रा का संकलन किया जा रहा हो तो वह दर्शाता है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत मात्रा के तत्कालिक मान को डायरेक्ट रूप से
दर्शाता है या इंगित करता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट, दूसरा ऑप्शन है इंडिकेटिंग, तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्डिंग और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रेटिंग। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 49 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट उस उपकरण को कहा जाता है जो विद्युत की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से इंगित करता है, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ये सब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन 49 के लिए हम बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन जो है इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। परमानेंट मूविंग कॉइल उपकरण में नमी बल को किस चीज़ में उपलब्ध होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एयर फ्रिक्शन में, दूसरा ऑप्शन है एडी करंट में, तीसरा ऑप्शन है फ्लूइड फ्रिक्शन में और चौथा ऑप्शन है ए, बी अथवा सी किसी में से एक में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 50 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। एडी करंट में यह बल बंद होता है। तो राइट ऑप्शन हमें यहाँ पर 50 का बी के साथ चूज किया। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे दिए। आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम को इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।